यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोतागणों और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके लिए गिलंद राजा और एक कुम्हार का किस्सा प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार से राजा गिलंद एक कुम्हार का समधी बनता है। बड़ी ही रोचक और अद्भुत कहानी है। कृपया आप सभी इस कहानी को ध्यान से सुनें और जिन श्रोताओं ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो श्रोतागण हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक सुंदरगढ़ नगरी थी जिसका राजा था गिलंद। गिलंद राजा बड़ा ही प्रतापी और शौर्यवान राजा था। 7 रानियां थी उसकी, लेकिन श्रोताओं, उसकी 7 रानियों में से उसे एक भी संतान प्राप्त नहीं हुई। लेकिन राजा बड़े ही न्यायप्रिय थे। अपने दरबार में सभी का न्याय बड़े ही सुसज्जित ढंग से किया करते थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि हमें न्याय करते करते काफी समय हो चुका है और इस न्याय प्रक्रिया में हमारा दिमाग है वो बहुत गर्म हो जाता है। क्यों ना हमें भ्रमण के लिए चलना चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और मंत्रियों ने एक अच्छा सा घोड़ा उस घुड़साल में से छांट करके राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया कि महाराज, ये घोड़ा बड़ा ही तेज रफ्तार में दौड़ता है। घोड़े को लेकर के राजा जंगल की तरफ भ्रमण के लिए चल देते हैं। भ्रमण करते हुए राजा कभी इस बगीचे में भ्रमण करते, कभी उस बगीचे में भ्रमण करते। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए उन्हें शाम का वक्त हो गया। शाम का वक्त होते होते उस जंगल में एक तेज आंधी का झोंका आता है। आंधी इतनी तीव्र गति से आई कि राजा उस अंधकार में, उस तूफान में अपने राज्य का जो रास्ता था उसको भूल गए। रास्ता भटक गए राजा गिलंद और उन्हें उसी जंगल में अंधेरा होने लगा। श्रोताओं, घनघोर घटाओं के बीच में तूफान थोड़ा सा थमा ही था कि देखते हैं राजा गिलंद चारों तरफ अंधेरा छा गया। रात्रि का समय हो गया। अब जाएं तो कहाँ जाएं। उन्हें कोई रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही थी कि उस रोशनी के सहारे से वो कहीं पर किसी के घर पर चले जाएं और रात्रि का विश्राम कर लें। चलते चलते काफी दूरी तय करने के बाद में वो किसी नगर के समीप आ पहुंचे और उस नगर के पास में एक लालजी सेठ की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली के झरोखों में 4-5 दिए जल रहे थे। उन दियों की रोशनी को देख करके राजा गिलंद उसी हवेली की तरफ अपने घोड़े को मोड़ लेते और चल देते हैं उस हवेली की तरफ। श्रोताओं, उस हवेली के बाहर खाट बिछा करके एक लालजी सेठ सोए हुए थे। उस सेठ के घर के अंदर उस सेठ की पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। कोई छोटा बच्चा होनहार था। सेठ की पत्नी को दर्द चल रहे थे, बच्चा होने वाला था, इसलिए सेठ जगा हुआ था। सेठ को देख करके जैसे ही राजा वहां पर रुके तो सेठ सोचने लगा कि यह कोई रास्ता भटक गया है या फिर कोई दूर गांव से आया है जो इसे रात हो चुकी है। ऐसा मन में विचार करके लालजी सेठ राजा गिलंद से पूछने लगते हैं कि हे भैया, आप कहाँ जाओगे रात में? आपको किसके पास जाना है? राजा कहने लगे कि हे सेठ जी, मुझे जाना कहीं नहीं है, मैं तो रास्ता भटक गया था, इसलिए आपके महल में जो दिए जल रहे हैं इनकी रोशनी को देख करके इस महल की तरफ आ चुका हूँ। ऐसी बात जब सेठ जी ने सुनी तो सेठ जी ने उन्हें खाना खिलाया और अपने महल में सुला दिया। श्रोताओं, उस रात्रि के समय में सेठ की पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी, इसलिए वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तभी सेठ जी ने भयमाता को याद किया और मन ही मन भयमाता से कहा कि हे भयमाता, आप मेरी पत्नी को इतना दुख दर्द मत दीजिए। जो भी लड़का हो या लड़की उसे जल्दी से मुझे दे दीजिए। मेरी पत्नी बहुत नाजुक दिल वाली है, इतना कष्ट नहीं सह पाएगी। सेठ जी की आराधना को सुनकर के भयमाता उसके घर में प्रवेश कर जाती है। सेठ जी की पत्नी के पेट में से पुत्र को बाहर निकाल देती है भयमाता और उसका
प्रसव पूर्ण करा करके जैसे ही वहमाता दरवाजे से बाहर निकल करके जाने लगती है तो उस समय राजा क्लंद दरवाजे के बाहर खाट पर सो रहे थे, क्योंकि सेठ जी ने उन्हें बाहर ही सुला दिया था। अंदर तो उसके घर में प्रसव पीड़ा चल रही थी, इसलिए उसकी पत्नी की चीखों के कारण उसे नींद नहीं आती, इसलिए स्वयं सेठ और उस राजा की खाट उसने वहीं पर बिछा रखी थी। श्रोताओं, भयमाता का विकराल रूप देखा राजा ग्लंद ने तो एकदम से अपनी तलवार हाथ में लेकर के और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि हे डायन, इस सेठ जी के अभी अभी पुत्र ने जन्म लिया है और तुम उसे खाने जा रही हो। आप कौन हो, कहाँ जा रही हो, मुझे बताओ। इतनी बात उसने कही तो भयमाता कहने लगी कि मैं भयमाता हूँ, बच्चों को जन्म देना, उनके कर्म लिखना, यह मेरा काम है। राजा ग्लंद कहने लगे, कौन सी भयमाता, कैसी भयमाता? मैं किसी भयमाता को नहीं जानता, आप मुझसे झूठ बोल रही हो। आप एक डायन हो और इस सेठ जी के बच्चे को खाने के लिए आए हो। भयमाता राजा ग्लंद को काफी समझाती है, लेकिन राजा ग्लंद भयमाता की एक भी बात नहीं सुनते हैं। तो भयमाता कहने लगती है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि हे राजा ग्लंद, आपकी स्वयं की पुत्री से आप स्वयं विवाह करोगे, ये मेरा आपको श्राप है। इतना कहकर के भयमाता अंतर ध्यान हो गई और राजा इधर उधर देखने लगे और मन में सोचने लगे कि ये कोई डायन नहीं थी, ये तो स्वयं भयमाता थी और मुझे ऐसा श्राप दे करके चली गई। अब तो श्रोताओं, राजा को नींद नहीं आती है। सूर्य उदय हुआ। राजा ग्लंद ने सेठ जी से कहा कि हे सेठ जी, अब मैं अपने राज्य को चलता हूँ। सेठ जी ने उस राजा को काफी स्वागत सम्मान से विदा किया कि हे राजन, आपका मेरे घर पर पैर पड़ते ही मेरे घर में पुत्र ने किलकारी मारी है, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, आप बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन श्रोताओं, राजा के चेहरे पर तो उदासी थी, क्योंकि उसे तो भयमाता ने श्राप दे दिया कि स्वयं की जन्मी हुई पुत्री से उसका विवाह होगा। श्रोताओं, घोड़े पर सवार होकर के राजा ग्लंद अपने घर पर पहुंचता है, अपने महलों में पहुंचता है तो 7 रानियों में से एक पटरानी थी जो सबसे ऊंची थी। जो प्रमुख रानी थी वो पटरानी थी, बाकी 7 रानियां उनकी दासी के समान थी। राजा जैसे ही घर पर पहुंचे तो पटरानी कहने लगी कि हे राजन, आपके चेहरे पर मैंने कभी उदासी नहीं देखी, आप इस प्रकार से उदासी भरे हुए चेहरे को लेकर के क्यों खड़े हो? ऐसा क्या कारण है कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है? राजा ने सारी बात पटरानी के सामने रखी तो पटरानी कहने लगी कि हे महाराज, इसमें चिंता की कौन सी बात है? सर्वप्रथम तो हमें कोई संतान ही नहीं है, और अगर हमें संतान होगी भी तो अगर लड़का हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लड़की हुई तो हम उसे उसी समय मरवा देंगे। ऐसी बात पटरानी ने कही तो राजा को थोड़ी सी तसल्ली आई और मन में सोचने लगा कि बात तो सही है, अगर लड़की होगी तो हम उसे उसी वक्त मरवा देंगे। भयमाता का जो लेख था वो कभी मिथ्या नहीं जाता। इसलिए समय बीतता गया, राजा अपने राज दरबार में व्यस्त हो गए और कुछ समय पश्चात क्या हुआ श्रोताओं, उसी पटरानी के पेट में गर्भ रह जाता है। उस गर्भ की सूचना पटरानी अपने पति राजा ग्लंद को देती हैं तो राजा ग्लंद तुरंत भयमाता की बात को याद कर लेते हैं। लेकिन तभी रानी कहती हैं कि हे राजन, आप चिंता मत करो, अगर हमारे घर पर लड़की ने जन्म लिया तो हम उस लड़की को उसी वक्त मरवा देंगे, इसलिए हमें 9 महीने इंतजार करना चाहिए। श्रोताओं, धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत गया और रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सुंदर कन्या के जन्म होते ही राजा और रानी के चेहरे पर उदासी छा गई और तुरंत उस पटरानी ने अपनी दासियों को बुलाया और 2 दासियों को उस कन्या को सौंप दिया और कहा, इसे किसी जंगल में जाकर के
किसी खेत में जाकर के जमीन में गाड़ देना और किसी को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। श्रोताओं, रात के समय में दोनों दासियां उस लड़की को एक लाल कपड़े में लपेट करके और जंगल की तरफ ले जाती हैं। तो वो सोचने लगती हैं कि जंगल में गड्ढा कौन खोदेगा। वो पास में ही एक गोबर का टीला पड़ा हुआ था जिसे घूड़ा कहते हैं। उस घूड़े में से थोड़ा सा गोबर हटाया और उस लड़की को रख दिया। ऊपर से चारों तरफ से उसे गोबर से ढक दिया। श्रोताओं, वो एक किसान का गोबर था जो उसने अपने खेतों में डालने के लिए एकत्रित कर रखा था। कुछ समय पश्चात बारिश का समय हुआ और उस किसान ने एक कुम्हार के पास में जाकर के कहा कि हे रामू काका, मेरे खेत में आप मेरे घर के पास में एक गोबर का टीला लगा हुआ है। उस टीले को अपनी बैलगाड़ी में भर करके मेरे खेत में डाल देना। मैं आपको इसके बदले में कुछ अनाज दे दूंगा। श्रोताओं, गरीब कुम्हार था बेचारा। अनाज के लोभ में अपनी बैलगाड़ी को जोड़ करके और उस गोबर के टीले के पास में ले गया और उस गोबर के टीले में से कुम्हार और कुम्हारी बैलगाड़ी में गोबर भरते और उस किसान के खेत में डालने लगे। 2-4 गाड़ियां उस टीले में से गोबर उन्होंने खेत में पटक दिया, लेकिन जैसे ही सबसे लास्ट की गाड़ी उन्होंने गोबर की भरनी चाही तो उस गोबर के टीले में से एक सुंदर कन्या के रोने की आवाज आई। कन्या जैसे ही रोती है तो कुम्हारी कहने लगती है कि हे महाराज, यहाँ तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कोई छोटी कन्या इसमें रो रही हो। श्रोताओं, जैसे ही उन्होंने कपड़े को हटाया तो देखा एक बहुत सुंदर चेहरे वाली कन्या और विलाप कर रही है, रो रही है। कुमारी ने उसकी शक्ल को देखा तो उसकी ममता जाग उठी और उस कुम्हारी के आंचलों में से दूध आने लगा। उसने उसी स्थान पर उस बच्ची को अपना दूध पिलाया और उसे अपने घर पर ले गई। कुम्हार कुम्हारी उस बच्ची को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। बच्ची बड़ी सुंदर थी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजाओं की कन्या थी। श्रोताओं, सुंदर होना तो स्वाभाविक था। बड़ी होने के बाद में उस लड़की ने बकरी चराने का काम ले लिया। कुम्हार कुम्हारी तो बर्तन बनाते और वो लड़की 2-4 बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाती। उधर क्या होता है श्रोताओं, राजा उसी प्रकार जो पहले भ्रमण के लिए गए थे उसी तरह से अपने दिमाग को शांत करने के लिए घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आ जाते हैं जिस जंगल में वो लड़की बकरी चरा रही थी। वो लड़की गोबर में से निकली थी श्रोताओं, इसलिए उस लड़की का नाम कुम्हार और कुम्हारी ने गबरी रख लिया। गबरी नाम की लड़की बकरियां चराती और उन्हीं बकरियों के पास में राजा गलंद शिकार खेलने के लिए आ जाते हैं। अब क्या हुआ श्रोताओं, जैसे ही उस लड़की को उस जंगल में राजा गलंद ने देखा तो देखता ही रह गया। चंद्रमा के समान सुंदर चंद्रमुखी मृगनयनी और उसकी चाल के ऊपर राजा मोहित हो गया। लड़की के पास में आकर राजा कहने लगा कि हे लड़की, आपका नाम क्या है? लड़की बोली, महाराज मेरा नाम गबरी है। आपके माता पिता का नाम क्या है? महाराज मेरे माता पिता एक कुम्हार और कुम्हारी हैं, मैं उनकी कन्या हूँ। श्रोताओं, इतनी बात पूछ करके राजा गलंद अपने महलों में आ जाते हैं और अपनी रानी से कहने लगते हैं कि हे पटरानी, मेरे 7 रानियां हैं, लेकिन 7 रानियों में से एक भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं 8वां विवाह कर रहा हूँ। और वो हमारे नगर की रामू काका जो कुम्हार कुम्हारी हैं उनकी पुत्री है, उसका नाम गबरी है। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। श्रोताओं, राजाओं के आदेश थे। कुम्हार कौन होता है राजाओं के आदेश को टालने वाला? कुम्हार ने अपनी पुत्री गबरी का विवाह उसी राजा से कर दिया। भयमाता का लेख था श्रोताओं, जो कभी मिथ्या नहीं जा सकता।
भयमाता के लेख के अनुसार, भयमाता के श्राप के अनुसार राजा गिलंद का विवाह अपनी ही पुत्री से हो गया। श्रोताओं, शाम का वक्त जैसे ही होने वाला था तो कुछ अनर्थ होने वाला था, कुछ पाप होने वाला था। इससे पहले जो पटरानी थी वो अपने महल के झरोखे में बैठी हुई थी और उस महल के पास में ही एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष में एक तोता और मैना बातें कर रहे थे कि हे मैना, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो इस नगर का राजा है वो ऐसा करने जा रहा है जो इस पृथ्वी पर ना तो पहले कभी हुआ और ना होने वाला है, और थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा पाप होने वाला है। मैना बोली कि ऐसा कौन सा पाप होने वाला है, मुझे बताओ। तोता बोला कि इस नगर का जो राजा है वो स्वयं अपनी ही कन्या से विवाह करके लाया है और थोड़ी देर में बहुत बड़ा पाप होने वाला है। इतनी बात तो उस पटरानी ने सुनी। पटरानी को तुरंत उस भयमाता का श्राप ध्यान आया और उस पटरानी ने तुरंत दासी से कहलवा करके राजा को अपने पास में बुलाया और राजा को सारी बात बताई। अब तो श्रोताओं, राजा और रानी ने इस बात का निरीक्षण करने के लिए उस नगर के कुम्हार को बुलाया और कुम्हार से पूछा कि हे कुम्हार, आपको 100 गलती माफ हैं, लेकिन झूठ मत बोलना, सही सही बताना कि इस गौरी नाम की लड़की ने आपकी कुम्हारी के पेट से जन्म लिया है या ये लड़की आपको कहीं मिली। कुम्हार ने सही सही बात बताई कि हे महाराज, ये लड़की मुझे एक गोबर के ढेर में से मिली। गोबर का घोड़ा था, उस घोड़े में से मिली। अब तो श्रोताओं, रानी उन दोनों दासियों को बुलाती हैं और दासियों से पूछा कि आपने लड़की को कहाँ पर गाड़ा था। दासियों ने भी सच्ची सच्ची बात उनको सुनाई कि हमने तो सोचा कि जमीन को कौन खोदेगा, इसलिए हमने तो गोबर के टीले में इस लड़की को गाड़ दिया। अब तो श्रोताओं, अनर्थ होते होते बचा था, इसलिए राजा और रानी दोनों, पास में ही एक बावड़ी थी जो बहुत गहरे पानी से भरी हुई थी। राजा और रानी उस बावड़ी में कूद करके अपनी जान दे देते हैं और वो सारी बात उस कुम्हार रामू काका से कह जाते हैं कि ये लड़की राजा और रानी यानी कि हम दोनों से जन्मी हुई है, ये हमारी ही कन्या है और इस राज्य का संचालन हम दोनों के मरने के बाद में ये गौरी नाम की जो लड़की है यही संभालेगी। श्रोताओं, ऐसी बात जब रामू काका ने अपनी पुत्री को बताई तो पुत्री फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि हे भगवान, अभी अभी तो क्या पाप हो जाता, विवाह तो मेरा हो ही गया, लेकिन अगर थोड़ी देर और पता नहीं चलता तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। इसलिए हे श्रोताओं, उस गौरी नाम की लड़की ने किसी दूसरे राजकुमार से विवाह किया और राजा गिलंद के राज दरबार को संभाला। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो श्रोताओं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।